Okay, so we will start the topic capacitors and capacitance. Okay, so what is capacitance and capacitors? बेसिकली अगर डे टू डे लाइफ की बात करें सो कैपेसिटर मे बी यू हैव सीन, मे बी नहीं यू हैव सीन, बट तुम्हें पता नहीं होगा कि इसको कैपेसिटर बोलते हैं. ओके, जैसे कि फैन होता है, तो जब कोई फैन रिपेयर करे और समथिंग लाइक दैट, तुमने छोटा सा व्हाइट कलर का देखा होगा, जनरली व्हाइट कलर ही होता है, तो ऊपर रखा हुआ होता है कैपेसिटर. और से पानी की मोटर होती है, इलेक्ट्रिक मोटर, वहां पर भी, ये डे टू डे लाइफ का बता रहा हूँ, फिर आते हैं यहाँ पर. सो वो कैपेसिटर रखा हुआ होता है. ओके, पानी की जो मोटर होती है ना, हम जो नीचे से ऊपर टंकी में पानी चढ़ाते हैं, तो उसके लिए भी कैपेसिटर रखा हुआ होता है. ये तो हो गए बड़े बड़े कैपेसिटर. छोटी साइज के भी कैपेसिटर होते हैं, जैसे कि हमारा फोन, उसके अंदर सर्किट होती है. जैसे हमारा कंप्यूटर, उसके जो मदरबोर्ड होता है उसमें सर्किट होती है. जैसे कि हमारा टीवी, तो टीवी के अंदर भी सर्किट होते हैं. जब रिपेयर करना हो, जब बिगड़ जाए, तब वो खोलते हैं ना, तो अंदर से ऐसे होता है कि एक से बड़ा सिलेंडर है, एक छोटा सिलेंडर है, छोटे छोटे, हाँ, इतने उंगली जितने, इतने इतने सिलेंडर होते हैं. कोई इतना सिलेंडर है, कोई इतना सिलेंडर है, कोई यहाँ पे राउंड है, मतलब स्फीयर टाइप का सिलेंडर, मतलब स्फीयर है. कहीं पर सिलेंडर है, कहीं पर स्फीयर है, कहीं पे प्लेट जैसा है, प्लेट, एक प्लेट जैसा है, छोटे छोटे ऐसे टुकड़े. मतलब अगर हम देखेंगे एसी में भी होता है. ओके, एसी में भी होता है. तो ये कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अगर रिपेयर हो रही है और तुम देखो, ओके, और वो बंदा जो रिपेयर है उसको तुम पूछो कि यार इसमें कैपेसिटर कौन सा है, सो वो बताएगा तुम्हें कि कैपेसिटर क्या है. ओके, तो इट्स वेरी वेरी यूजफुल इन डे टू डे लाइफ ऑल्सो. सो तुमने देखा ही होगा. ओके, अभी ओपनली तो यहाँ पे कहीं पे है नहीं, अदरवाइज आई कुड हैव शोन यू, बट समझ में आया कैपेसिटर कैसा होता है. आई डोंट नो कि वो अपना जो नेट है वो अभी आएगा या नहीं. ओके, अदरवाइज आई कैन शो ऑन दी नेट ऑल्सो. नहीं आया. आ गया. यस, ये रहे, देखो. अरे ऐसे फिगर्स देखी होगी तुमने. ये सारे के सारे क्या है, कैपेसिटर्स. ओके, देखो ऐसे कैपेसिटर्स फैन में, मोटर में लगा हुआ ऐसा दिखा होगा, दिस इज कैपेसिटर. ओके, कैपेसिटर ऐसे होते हैं. ऐसे टीवी के अंदर देखो, ये कौन कौन से शेप है, देखो ये सिलेंडर है, देखो कैसे कैसे शेप है, ये ऐसे प्लेट है और ऐसे फ्लैट प्लेट जैसा है, ऐसा है, ये है, ये है, ये देखो, ये सारे के सारे कैपेसिटर है. डिफरेंट शेप, साइज, कैपेसिटी के कैपेसिटर, तो ये होते हैं कैपेसिटर. ओके, समझ में आया. ऐसे कैपेसिटर होता है. अब नेक्स्ट टाइम ये जब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रिपेयर हो रही होगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये क्या है, कैपेसिटर. अब इसके बारे में समझते हैं. ये है डन, ऐसा होता है. ओके, चलो भाई, ये है क्या. सो इट्स लाइक सेम एज, एक जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल करके मैं बताता हूँ, सो दैट तुम्हारे दिमाग में उतर जाए. ओके, सो इट्स लाइक योर पावर बैंक. मोबाइल के लिए हम पावर बैंक यूज करते हैं ना, ट्रैवलिंग कर रहे हो तब, वैसा ही है. तो पावर बैंक क्या होता है कि भाई हमने चार्ज कर दिया उसको हमने चार्ज कर दिया जब हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर अवेलेबल है. ओके, तो अवेलेबल है ना, देखना आज पावर कट है 2 o'clock तक. 1 o'clock, यस 1 o'clock, 7 to 1. अभी यहाँ से घर जाओगे ना तो पावर नहीं होगा. इसीलिए स्कूल नहीं जाना और इसीलिए स्कूल जा रही हो, व्हाट इज दिस. अच्छा चलो, सो कैपेसिटर. ओके, सो क्या है ये, तो मैंने जैसे बताया इट इज लाइक पावर बैंक. तो मतलब है क्या कि उसको हम, ये कैपेसिटर है, उसको हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड करते हैं. इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड किया तो वो क्या होगा, चार्ज हो जाएगा. ओके, इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड किया तो वो चार्ज हो जाएगा. और फिर जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिकल सप्लाई ना हो तो कैसे पावर बैंक हम यूज करते हैं, जस्ट लाइक दैट
कैपेसिटर हमने चार्ज कर दिया है, अब जब हम जरूरत होगी तो हम कैपेसिटर से इलेक्ट्रिकल सप्लाई लेंगे। समझ में आया? जब हमारे पास इलेक्ट्रिकल सप्लाई है तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई से हमने कैपेसिटर को चार्ज किया, जस्ट लाइक पावर बैंक चार्ज किया, ओके। और जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं है तो कैपेसिटर ही हमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई देगा। सेम लाइक अगर वो पावर बैंक भी छोड़ो, हमारा मोबाइल, ओके। सो मोबाइल की बैटरी होती है, ओके। बैटरी और कैपेसिटर में डिफरेंस क्या है? बहुत छोटा सा डिफरेंस है, नहीं अदरवाइज इट इज सेम, ओके। क्या कि हमने चार्ज कर दिया पूरा दिन हम फोन यूज कर रहे हैं, ओके। तो मतलब वो जो हम गाना बजा रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, कैमरे से फोटो खींच रहे हैं, सब कुछ, सबके लिए क्या है, ये चलना तो चाहिए ना, इलेक्ट्रिकल आउटपुट चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिकल इनपुट चाहिए, तो वो कहां से मिल रहा है? इलेक्ट्रिकल इनपुट बैटरी से मिल रहा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वी हैव डिस्कस्ड, ओके। अभी केमिस्ट्री का ही चैप्टर है, सेकंड नंबर का चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें हाउ दिस बैटरी वर्क्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, ओके। सो कहने का मीनिंग है कि जस्ट लाइक हमारी बैटरी, एक डिफरेंस जो है वो क्या है? डिफरेंस जो मैंने बताया बैटरी और कैपेसिटर में, एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है। क्या कि ये जो बैटरी होती है उसको हम चार्ज कर से इट विल टेक टाइम, सपोज हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर, इट विल टेक टाइम से फुल चार्ज होने में। और फिर जब चार्ज हो गया तो उसको यूज कर रहे हो और डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्ज होने में भी इट विल टेक टाइम। सपोज तुमने 5 घंटे यूज किया, 4 घंटे फोन यूज किया, 6 घंटे यूज किया, इट विल टेक टाइम, ओके। वेयरएज इन कैपेसिटर ऐसे सेकेंड्स एंड मिनट्स में चार्ज हो जाता है, ओके। तो जितना फास्ट चार्ज हो जाता है उतना ही फास्ट क्या हो जाता है? डिस्चार्ज भी हो जाता है। अंडरस्टूड? जितना फास्ट चार्ज हो जाता है, नहीं अगर तुम्हारी फोन बहुत पुराना हो गया है तो बैटरी की कैपेसिटी खत्म हो गई है, तो क्या होगा कि तुमने ऐसे डाल दिया, चार्जिंग में डाला, तो अभी तो 0% था, अभी तो 10% था, और विद इन से 30 मिनट हो गया 100% फुल। अरे यार, और नया फोन लिया होगा उसको ऐसे चार्ज करोगे ना, उसमें ऐसा नहीं होगा, इट विल टेक टाइम नए फोन्स में। लेकिन पुराना फोन हो गया, बैटरी पुरानी हो गई, तो 20-30 मिनट्स में तो बैटरी फुल। लेकिन वो जो बैटरी फुल हुई ना, वो चलेगी भी 1 घंटे जैसे ही ओके, फिर डिस्चार्ज हो जाएगी, पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। वेयरएज जितना ज्यादा टाइम लेगा वो चार्जिंग के लिए, ओके, उतना डिस्चार्ज के लिए भी ज्यादा टाइम हमें मिलेगा, मतलब उतने लॉन्ग टाइम तक हम उसको यूज कर सकते हैं। और इसी का यूज हमें यूज करना है। देखो अभी मैं ये वॉच परचेज करने गया था 1 मंथ बिफोर, तो वहाँ उन्होंने मुझे बताया कि भाई हम तो नॉर्मल जो हमारा मोबाइल चार्जर होता है वहाँ से हम ऐसे वॉच को चार्ज कर देते हैं, बट वो नहीं करना चाहिए। जितना हो सके उतना इसको कम आउटपुट देना चाहिए, मतलब कम इनपुट देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कम इनपुट देंगे हम, इलेक्ट्रिकल सप्लाई लेस देंगे, तो उसको चार्ज होने में टाइम लगेगा, और अगर चार्ज होने में टाइम लगेगा तो डिस्चार्ज होने में भी उसको टाइम लगेगा। तो इट विल वर्क, मतलब नहीं बोलते कि 2, 3, 4 डेज तक चलती जाएगी अगर तुम ज्यादा यूज नहीं कर रहे हो। जैसे फोन अगर ऐसा समझो सिर्फ तुम फोन करने के लिए और फोन रिसीव करने के लिए यूज कर रहे हो, इट विल वर्क लाइक एनीथिंग, ओके। बैटरी बहुत लंबे समय तक चलेगी। लेकिन तुम गाना बजा रहे हो, इंटरनेट सर्फ कर रहे हो, फोन से कैमरा यूज कर रहे हो, सब कुछ, ओके, तो फिर उतना ज्यादा चलेगा नहीं। एज यूजुअल जितना ज्यादा यूज उतना जल्दी कंजम्पशन हो जाएगा, सिंपल। बेसिकली कैपेसिटर है क्या, समझ में आ गया? पक्का? ओके। क्या है कैपेसिटर? इट इज जस्ट अ डिवाइस, ओके, विच इज यूजफुल टू अस, ओके, व्हेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई इज नॉट देयर, ओके। एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है कैपेसिटर, अंडरस्टूड? ओके। अब ये वर्क कैसे करता है वो भी तो हमें समझना है, ओके, वो हमें समझना है मेनली। ये तो ऐसे मतलब एकदम लेमैन टाइप ऑफ डेफिनेशन हो गई, हम तो टेक्निकल समझ रहे हैं ना इसका, तो ये वर्क कैसे करता है वो सब हम देखने वाले हैं। लेकिन फंडा समझ गए, कैपेसिटर क्या है? इट इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस, उसको हम चार्ज करेंगे और वो जल्दी चार्ज हो जाएगा, और फिर जब हमें जरूरत होगी तो वो जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाएगा, मतलब वो अपनी एनर्जी हमें दे देगा, मतलब हमारे इंस्ट्रूमेंट को दे देगा। जैसे कि हमने फैन में कैपेसिटर लगाया हुआ है, तो जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, ओके, तो स्विच ऑन किया तो कैपेसिटर को इनपुट मिला ना, तो कैपेसिटर अपनी एनर्जी किसको दे देगा? डायरेक्टली फैन को, फैन रोटेट करने के लिए अपनी एनर्जी दे देगा। अब स्विच ऑन ही है तो धीरे धीरे कैपेसिटर भी क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा, ओके। तो अब तो डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर भी आ गए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर्स भी आ गई है, इसलिए स्टार्ट हो रही है ना, तो पहले धीरे धीरे स्टार्ट होता है और फिर स्पीड पकड़ते हैं तो बहुत फास्ट हो जाता है।
ओके, तो दैट इज डिफरेंट थिंग। चलो देखते हैं कैपेसिटर्स, और ये कैपेसिटर है उसी की प्रॉपर्टी है क्या, कैपेसिटेंस। ओके, कैपेसिटेंस देखेंगे अब, चलो देखते हैं। सो अ कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स। ओके, दो कंडक्टर है जिसको सेपरेट किया गया है, ओके, बाय एन इंसुलेटर। ओके, तो दो कंडक्टर है एंड सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। देखो ये दो कंडक्टर है और उनको सेपरेट किया गया है इंसुलेटर से। कहाँ है भाई इंसुलेटर? अरे कुछ नहीं है तो एयर इज ऑल्सो एन इंसुलेटर। बीच में अगर कुछ है नहीं, जैसे कि बीच में तुमने वुड रख दिया, बीच में तुमने ग्लास रख दिया, तो दे वर्क एज एन इंसुलेटर। तुमने कुछ रखा ही नहीं तो एयर तो सबसे अच्छा इंसुलेटर है, सबसे अच्छा। ओके, क्योंकि कोई भी इंसुलेटर हो बीच में जगह होगी तो मतलब क्या है कि समवॉट ऑल्सो दे विल कंडक्ट द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एयर होगा तो एयर के पार्टिकल्स तो हमें पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, तो एनर्जी और से हीट और से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इतनी ज़्यादा ट्रांसफर होगी नहीं। सो एयर तो बहुत ही अच्छा इंसुलेटर है। इसीलिए शायद तुमने देखा होगा कि मुझे कहीं पे इंटरव्यू में या कहीं पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, याद नहीं है कहाँ पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन याद है। क्या पता है कि जो हम ट्रेन में जाते हैं ना, ओके, तो ट्रेन में गए और से फ्लाइट में जा रहे हैं, तो जो हमारी विंडो होती है ना, विंडो पर हम देखते हैं, अभी एसी कोच में जा रहे हो तुम, ओके, थर्ड एसी वॉट एवर एसी कोच में जा रहे हो, तो ये जो ग्लास दिखता है ना, ओके, ये ग्लास है, यहाँ से हम बाहर दिख रहे हैं, तो जैसे कि ये ग्लास विंडो है हमारी, तो ऐसा सिंपली एक वन ग्लास विंडो नहीं होती है, एकदम छोटी सी दूसरी भी प्लेट होती है ग्लास की, दूसरी सरफेस भी होती है, जस्ट लाइक दिस, ऐसे होता है। ओके, और इनके बीच में क्या होता है? कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता मतलब एयर होती है। ओके, ऐसे ग्लास, ऐसे प्लेट, तो इनके बीच में कुछ भी होता नहीं है। क्या होती है? एयर होती है। क्यों ऐसा करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि सपोज तुम दिल्ली में से जा रहे हो और 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो बाहर का टेम्परेचर इतना ज्यादा और अंदर का टेम्परेचर तुम्हारा एसी है तो तुम्हें ठंडा रखना है, तो अगर एक ही होगा, अगर एक ही ग्लास ऐसे होगा, ओके, तो वो कोई परफेक्ट इंसुलेटर तो है नहीं, तो कंडक्ट तो करेगा, तो धीरे धीरे इसको हीटिंग इफेक्ट मिलने लगेगी। ओके, और अंदर के एसी को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। लेकिन बीच में एयर है तो हीट भले ही इस साइड कितने भी हीट हो, कितना भी, यहाँ पे 52 है, यहाँ पे तुम्हें रखना है से 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये इनसाइड दी है, ट्रेन है, ये कोच है हमारा। सो ये जो हमने रखा है, दिस एयर वर्क्स एज एन इंसुलेटर, वो इंसुलेटर की तरह काम करती है। मतलब ये जो यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर बेयर कर रहे होंगे, जिनके पास बहुत ज्यादा टेम्परेचर है वो पार्टिकल्स के पास, वो कंडक्टिंग मीडियम से, देखो थोड़ा बहुत हमने हीट एक्सचेंज के बारे में पढ़ा है। हीट 3 मेथड से एक्सचेंज होती है, हमने 11th में भी पढ़ा था। कौन सी 3 मेथड से? एक तो होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन और थर्ड होता है रेडिएशन। ओके, सो जैसे कि यहाँ हम गर्मी दे रहे हैं, यहाँ पे हम सपोज ये सलिया है, ओके, कोई रॉड है, मेटल रॉड, यहाँ तुम गर्म कर रहे हो और तुमने यहाँ से पकड़ा हुआ है, तो थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर गर्म लगने लगेगा। यहाँ पर तो हमने हीट नहीं दी, हम तो यहाँ हीट दे रहे, फिर भी थोड़े टाइम के बाद यहाँ हमें गर्म लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि हीट कंडक्ट कर रहा है, ये कंडक्टर है, हीट का क्या है? ये कंडक्टर है। तो ये मीडियम में जो होती है वो क्या होती है? ये हीट ट्रांसफर हो गई ना, यहाँ हीट दी थी तो एनर्जी क्या हो गई? यहाँ पर ट्रांसफर हो गई। तो ये जो ट्रांसफर है दैट इज द कंडक्टेंस। ओके, मतलब 3 मेथड्स आर देयर, कंडक्टेंस, ओके, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एक होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मतलब क्या? जैसे वो हम पढ़े थे बचपन से, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज। ओके, मतलब बहुत गर्मी है और फिर इवनिंग टाइम में तुम ऐसे रिवर बैंक पे चले गए और रिवर है, ठंडा पानी है कंपेयर टू द एटमोस्फेयर, पानी ठंडा है, जैसे हवाएं चली तो उसके ऊपर से पानी, ठंडे पानी के ऊपर से हवा चली और तुम्हारे फेस पे आके लग रहा है तो हमें ठंडा ठंडा लग रहा है। ओके, तो क्या हुआ? यहाँ पर भी हीट एक्सचेंज हुआ, यहाँ पर भी क्या हुआ? हीट एक्सचेंज हुआ। मतलब पानी क्या था? ठंडा था, एयर क्या थी? गर्म थी। तो इसने अपनी इसने मतलब एयर ने अपनी हॉटनेस किसको दे दी? वाटर को दे दी। ओके, और वाटर ने अपनी कूलनेस किसको दे दी? एयर को दे दी। ओके, हीट एक्सचेंज मतलब क्या? लेन देन। ओके, तो यहाँ किस चीज का लेन देन हो रहा है? हीट का लेन देन हो रहा है। और थर्ड हमारी मेथड है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट इज द रेडिएशन। कंडक्शन, वो जो हुआ वो क्या हुआ? कन्वेक्शन। और थर्ड है रेडिएशन। रेडिएशन सिंपल, सन इतने किलोमीटर दूर है, इतने थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर है हमसे,
वहां कंबशन हो रहा है, सन में वहां कंबशन हो रहा है और गर्मी हमें यहां लग रही है। सोचो, तो वहां की हीट यहां तक पहुंची कैसे? कंडक्शन तो है नहीं कि भाई हम डायरेक्टली ऐसे टच में तो है नहीं सन के साथ, ओके, कि यहाँ पर सन है, गर्म हो रहा है, यहाँ बीच में कोई सलिया है और यहाँ पे अर्थ है, ऐसा तो कुछ है नहीं, ओके। फिर भी, और कन्वेक्शन भी नहीं है, ऐसी कोई हवाएं नहीं है जो सन पर चल रही है और यहाँ आ रही है। भाई एयर, विंड, वो सब तो हमारे एटमोस्फेयर में, ऊपर तो स्पेस में तो वैक्यूम है, कुछ है ही नहीं, ओके। तो ऐसा कन्वेक्शन भी नहीं है, लेकिन थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, क्या? रेडिएशन, ओके। तो जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट वेव्स, वहां से लाइट आ रही है, सन से लाइट आ रही है, जैसे अभी आएगी, देखो अभी उजाला होने लगा, तो सन से लाइट आ रही है, वैसे ही हीट जो है वो भी आ रही है, ओके। लाइट भी आती है और हीट भी आती है, और यही हीट कौन से मेथड से आती है? जस्ट लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से ही आती है, और दैट मेथड इज रेडिएशन, ओके। सो इतना ज्यादा डीपली हमें 11th-12th में नहीं है, लेकिन इतना पता होना चाहिए, देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। कंडक्शन मतलब डायरेक्ट टच में हो, और डायरेक्ट टच में हो तो वो सॉलिड की बात चल रही है। कन्वेक्शन मतलब वहां पे फ्लूइड्स की बात चल रही है, लिक्विड और गैस की बात चल रही है, वहां पर भी डायरेक्ट टच में होंगे, लेकिन वहां पे फ्लूइड्स की बात चल रही है, लिक्विड्स और गैस। एंड रेडिएशन, वहां पे कोई टच है ही नहीं, वहां पे कोई टच नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह पे हीट ट्रांसफर हो रही है, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस, ओके। टेम्परेचर डिफरेंस है इसीलिए, समझ में आ गया? जैसे कि कभी कभी हम बोलते हैं कि बहुत बड़ा बल्ब हमने लगा दिया, हेलोजन टाइप ऑफ बल्ब, तो यहाँ लगा दिया, इतना खतरनाक ऐसे गर्मी लग रहा है, तो ऐसे अबे भाई तू लाइट बंद कर, बहुत गर्मी लग रही है, लाइक दैट। कभी कभी हम ये वर्ड यूज करते हैं। तो क्यों भाई, लाइट से गर्मी होती है क्या? अरे तो होती है, जैसे सन है तो सन से लाइट मिल रही है, एट द सेम टाइम क्या मिल रहा है? हीट भी मिल रही है ना, वैसे यहाँ भी हीट मिलेगी, ओके। तुम लाइट ऑन करके भी हीटिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो, कंटिन्यूअसली लाइट ऑन करके, और तुमने कंटिन्यूअसली लाइट ऑफ किया है, सो ऑटोमेटिकली वो जो बाहर का एटमोस्फेयर होगा वही अंदर का एटमोस्फेयर। अंडरस्टूड? ये सब तो जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बात है। तो ये किसकी बात थी? इंसुलेटर की बात थी। ये समझ में आ गया? तो यहाँ बोला है सेपरेटेड बाय इंसुलेटर, हमें तो दिख नहीं रहा है, अरे एयर है, मतलब वो भी क्या है? एक इंसुलेटर ही। डन? ओके, चलो। सो a capacitor is a system of two conductors. Now conductors मतलब तो पता ही है क्या? which conduct the electricity. conductor, insulator, ये सब तो हमने पढ़ा ही है, ओके, 9, 10, 11 में। so conductor separated by an insulator, एक insulator से separate किया गया है। the conductors have charges say Q1 and Q2 and potentials V1 and V2, ओके। तो यहाँ पर चार्जेस होते हैं कंडक्टर्स के, ओके। यहाँ पर चार्ज है से Q1, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी, थोड़ा एडिशनल बता रहा हूँ क्योंकि सृष्टि के लिए नया है इसलिए, ओके। सो चार्जेस है, तो जैसे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा था 10th में, ओके। सो इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसी को हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते थे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है? वन टाइप ऑफ चार्ज ही है, और चार्ज को हम डिफाइन करते हैं कैसे? Q से, ओके। सो यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस मतलब यू कैन से लाइक प्रोटॉन्स, ओके, और नेगेटिव चार्जेस मतलब यू कैन विजुअलाइज लाइक इलेक्ट्रॉन्स, ओके। सो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, लाइक दैट। सो यहाँ पर सारे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर सारे नेगेटिव चार्ज है, और उसकी एक एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल, ओके। यही चैप्टर में हमने सीखा है क्या? कि पोटेंशियल, ये है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या है? 2 लाइन में सिर्फ बता दूं कि कोई, जैसे कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर है, ओके, और से एक ऑब्जेक्ट ऐसे ग्राउंड लेवल पर है, और वही ऑब्जेक्ट को मुझे ग्राउंड लेवल से इस लेवल पे लाने के लिए इसके ऊपर वर्क करना पड़ा, कुछ काम करना पड़ा, ओके। तो काम कैसे हुआ? एनर्जी कहाँ से आई? अरे मेरी मसल एनर्जी यूज हुई ना, ओके। तो एक ऑब्जेक्ट को उसकी लोकेशन चेंज करने के लिए वी हैव टू डू वर्क, हमने काम किया, यही जो हमने काम किया, हमने जो वर्क किया, वही उसमें स्टोर हो जाती है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो ये ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी आ गई, कितनी? mgh, जो हम पढ़े हुए थे, ओके। तो m इसका मास, g ग्रेविटी, ओके, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी h कितना? इतना h, ओके। ये h कहाँ से आया? अरे अभी मैंने एनर्जी वर्क किया ना, वो वर्क ही इसमें स्टोर हो गया एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो वैसे ही जैसे हमारे ग्रेविटी के अगेंस्ट में हम वर्क करें तो वो स्टोर्ड हो जाता है ऑब्जेक्ट में एज अ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि हम वाटर डैम नहीं बनाते तो वाटर को हम एकदम हाइट पे स्टोर करते हैं,
तो वो स्टोर्ड वाटर और नीचे ग्राउंड उसके बीच में बहुत ज्यादा हाइट का डिफरेंस होता है, तो वहां पर भी आ गया क्या mgh। ओके, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी। अब वहां से हम पानी को छोड़ देंगे पाइप थ्रू, ओके, और यहाँ नीचे टरबाइन है, तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, और ये टरबाइन रोटेट करेगा और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ओके, तो ये तो बात हुई पोटेंशियल एनर्जी की। ये तो नॉर्मल जो हम मोशन में पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे थे वो है। इलेक्ट्रिकल सेंस में पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, तो जैसे सेम ये है वैसे ही वैसे दूसरा इलेक्ट्रिकल के कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको इनफाइनाइट से एक पर्टिकुलर सिस्टम में लाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट क्या है, चार्ज है। पहले सिर्फ ये ऑब्जेक्ट था, अब ये क्या है, चार्ज्ड बॉडी है। ओके, चार्ज्ड बॉडी मतलब उसके पास चार्ज है, से क्यू चार्ज है, तो क्यू चार्ज को यहां से कोई एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए, कोई एक जगह से दूसरी जगह पर क्यू चार्ज को ले जाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, और यही वर्क वो चार्ज में स्टोर्ड हो जाएगा एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और अगर ये हम क्यू चार्ज ले रहे हैं तो ये हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर ये चार्ज हमने ले लिया यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम्ब। ओके, इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़े थे। ओके, सो चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम्ब। तो अगर हमने ले लिया यूनिट चार्ज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ओके, अगर क्यू चार्ज को मूव कर रहे हैं, वर्क डन किया, वो वर्क स्टोर्ड हो गया इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और अगर 1 कूलम्ब चार्ज, यूनिट चार्ज को हम ऐसे मूव कर रहे हैं, तो वो इसमें स्टोर्ड हो जाएगा एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। डन। तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V1 है, और ये दूसरा कंडक्टर है उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V2 है। मतलब कि ये क्यू चार्ज जितना भी है उसको एक जगह से यहां लाने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ा, वही वर्क डन ये कंडक्टर के अंदर सेव हो गया, स्टोर्ड हो गया एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V1 और यहाँ पर V2। ओके, चलो। So usually in practice the two conductors have charges Q and minus Q with potential difference V1 and V1 minus V2 between them। मतलब जनरली अगर यहाँ पर प्लस Q चार्ज है तो V1 क्या होगा, V का फॉर्मूला हमने यही चैप्टर में देखा था, पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू व्हाट, KQ डिवाइडेड बाय R। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ओके, that is electrostatic constant K which is 9 into 10 raised to 9। ये है चार्ज, मतलब जो चार्ज को तुम एक जगह से दूसरी जगह लाए वो, और दिस इज द डिस्टेंस, मतलब कितने डिस्टेंस से लाए, सपोज ये A है और ये B है। ओके, तो हमने Q चार्ज को एक जगह से ये दूसरी जगह पर ले आए, हमें वर्क करना पड़ेगा। यही वर्क यहाँ Q में स्टोर हो गया एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसका वैल्यू होगा कितना, KQ डिवाइडेड बाय R। Q, ये Q को जितना, ये Q को लाए तो मतलब वो Q है, डिस्टेंस इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा R, वही डिस्टेंस यहाँ पे हमें लिखना है। ओके, सो एक फास्ट और क्विक रिवीजन है तुम्हारे लिए, ये सब जो बीच बीच में आएगा वो मैं बताता रहूंगा। ओके, अदरवाइज तो फिर हमें पूरा चैप्टर ही फिर से डिस्कस करना पड़ेगा, बट इट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तो नहीं बोलेंगे, बट इट इज 75% to 80% कंप्लीट हो गया है। सो आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अवर थर्ड चैप्टर, न्यू चैप्टर। तो उसमें तो तुम्हें बेसिक एकदम स्टार्टिंग से ही सब कुछ समझ में आ गया, क्योंकि वो सबके लिए नया ही है। ओके, चलो। सो वी शैल कंसिडर ओनली दिस काइंड ऑफ चार्ज कन्फिगरेशन ऑफ द कैपेसिटर। मतलब हम ऐसे ही कैपेसिटर डिस्कस करेंगे जिसमें ऐसा कन्फिगरेशन हो। कैसा कन्फिगरेशन हो कि भाई पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ओके, एंड उनके बीच में कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है। ओके, वी शैल कंसिडर, हाँ ठीक है, even a single conductor can be used as a capacitor by assuming the other at infinity। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा दो ही कंडक्टर होने चाहिए, एक कंडक्टर होता है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, एज अ कैपेसिटर यूज कर सकते हैं। जैसे कि ऐसा समझो कि ये कोई मेरी मेटल प्लेट है। ओके, ये कोई मेरी मेटल प्लेट है और इसको मैंने इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड किया, इसको मैंने इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड किया। अभी ऐसे कैपेसिटर की फिगर्स दी थी, वैसे ये कैपेसिटर है, इसको मैंने इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड किया, तो यहाँ पर क्या हो गया, चार्ज, ये चार्ज हो गई मतलब से पॉजिटिव चार्ज आ गया, सपोज ऐसा मान लो। ओके, यहाँ पे सारा का सारा क्या आ गया, पॉजिटिव चार्जेस आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, ये प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, तो ये सारा पॉजिटिव चार्जेस हमारे कंडक्टर पे आ गया। यही हमारा क्या है, कैपेसिटर है। ये कंडक्टर ही हमारा क्या है, कैपेसिटर है। क्यों कैपेसिटर है, क्योंकि मैंने सब इसको चार्ज कर दिया, देखो एक्स्ट्रा चार्ज आ गया।
ओके, अब एक चीज पहले फिर वापस आते हैं, मैं थोड़ा आगे पीछे करता रहूंगा क्योंकि बुक में जो समझाया हुआ है उससे भी इजी लेवल में कुछ हो तो मैं उस लेवल में ही समझाऊंगा, सो दैट तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हमारा कैपेसिटर है, ओके, एक कंडक्टर है जिसको हमने इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे चार्ज हो गया। तो क्या कोई भी कैपेसिटर को कितना भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब तुम्हारी मर्जी हो उतना चार्ज हम उसको दे सकते हैं? तो बोले नहीं, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। हमारी भी कैपेसिटी है कि भाई हम 5 रोटी खा सकते हैं, 4 रोटी खा सकते हैं, 10 रोटी खा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं खा सकते। वैसे ही कैपेसिटर की भी कैपेसिटी है कि उतना ज्यादा वो चार्ज, उसकी एक लेवल है, ओके, उससे ज्यादा वो चार्ज होगा नहीं। जैसे कि सपोज मान लो ये हमारा ग्लास है ऐसा समझो, और इसमें हम पानी डाल रहे हैं, तो क्या होगा, जैसे ही हमने पानी डाला तो क्या होगा, पानी डालते जा रहे हैं, तो ये पानी का लेवल बढ़ता जाएगा। एक टाइम आएगा जब ये पूरा का पूरा ग्लास क्या हो गया, फुल हो गया। अब भी तुम पानी डाल रहे हो तो क्या होगा, ओवरफ्लो होगा, और क्या, ओके, अभी भी पानी डाल रहे हो तो क्या होगा, ओवरफ्लो होगा। वैसे ही सेम सिंपल कंसेप्ट कि यहाँ पर तुम चार्ज कर रहे हो तो ये चार्ज हो रहा है। अगर उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी रीच हो गई, जैसे इसको हम सपोज बोले कि लेवल, तो इसका मैक्सिमम लेवल रीच हो गया, उसके बाद भी अगर तुम इनपुट देते जा रहे हो तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर मैक्सिमम चार्ज रीच हो गया इसका, और फिर भी अगर तुम उसको चार्ज देते जा रहे हो तो ये चार्ज बाहर निकल जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। और ये क्या करेगा, ओवरफ्लो के वो जो आसपास, ये कंडक्टर के आसपास, ये कैपेसिटर के आसपास जो एयर है ना, उसको आयोनाइज करने लगेगा, एयर के पार्टिकल्स को आयोनाइज करने लगेगा। ओके, सो उसकी कैपेसिटी, अब इसकी कैपेसिटी को हम बोलते हैं कि लेवल, तो वैसे ही इसकी कैपेसिटी है, ओके, ये पर्टिकुलर कैपेसिटर की कैपेसिटी है, वो कैपेसिटर की कैपेसिटी जितना तक उसका लेवल है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका पोटेंशियल। ये पोटेंशियल है, मतलब ये लेवल था मैक्सिमम लेवल, ये मैक्सिमम लेवल को ही यहां पे हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। मतलब इसका मैक्सिमम पोटेंशियल होगा तब तक तुम चार्ज करो तो ठीक है, मैक्सिमम पोटेंशियल से ज्यादा अगर तुमने चार्ज किया तो वो कोई यूजफुल होगा नहीं। सिंपल, समझ में आया, पक्का, ओके। तो ये हमारा हो गया कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर की कैपेसिटी है कि भाई ये मैक्सिमम है, कितनी है, V, ओके। अब ऐसा करते हैं कि हमें कुछ भी करके, ये कैपेसिटी है, कैसे कैपेसिटी है कि भाई इससे ज्यादा हम अब चार्ज कर सकते नहीं है, क्योंकि ये V मैक्सिमम है उसकी कैपेसिटी, और वो रीच हो गई है, मैक्सिमम कैपेसिटी रीच हो गई है, तो अब हम उसको चार्ज नहीं कर सकते। अगर हम उसके चार्ज करने गए वो तो वेस्ट है, ओवरफ्लो ही होने वाला है, ओके, आयोनाइजेशन ऑफ द एयर पार्टिकल्स हो जाएंगे। तो हम करें तो क्या करें, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा चार्जेस को स्टोर करें, ऐसा चाहते हैं, ओके। तो अभी हम करें तो क्या करें, सो दैट अपनी कैपेसिटी बढ़ जाए, क्या हो जाए, कैपेसिटी बढ़ जाए, मतलब पोटेंशियल बढ़ जाए। तो एक मेथड तो है कि सर चार्ज ही कम कर दो, इतना ज्यादा चार्ज है ना, चार्ज कम कर दो, तो चार्ज कम कर दिया तो ऑलरेडी फिर उसमें खाली जगह आ गई, मतलब उतना तुम और चार्ज कर सकते हो। लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ, हमें तो ज्यादा चार्ज करना है, तो फिर हम वापस डिस्चार्ज क्यों करेंगे, यहाँ पर है। तो ऐसा कुछ हो, जैसे कि वो इट्स लाइक वो छोटे थे, हम बोलते थे ना कि ये लाइन है, चलो तो, और ये दूसरी लाइन है, ओके। तो ऐसा कुछ करो, ये लाइन को टच किए बिना, ओके, इस लाइन को टच किए बिना उसको छोटी करके दिखाओ, ऐसा बोलो। ये जो सेकंड लाइन है उसको टच किए बिना, ये तो हम ऐसे बचपन में नहीं खेलते थे कि ये सेकंड लाइन है, उसको टच किए बिना इसको छोटी करके दिखाओ, तो हम सोचते रहते हैं क्या करें, अरे उसको कुछ करना ही नहीं है, इसको बड़ी कर देनी है, हो गई छोटी। ओके, लाइक दैट। तो यहाँ पर भी क्या है, हमें इसकी कैपेसिटी को क्या करना है, इंक्रीज करना है। इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करे तो करे कैसे, ओके, क्योंकि कैपेसिटी तो इसकी फिक्स है, तो हम एक दूसरी प्लेट लेके आ जाते हैं, हम एक दूसरी प्लेट और से दूसरा कैपेसिटर लेके आ जाते हैं यहाँ पर। तो जैसे ही हम दूसरा कैपेसिटर यहाँ लेकर आ गए, ओके, तो कैपेसिटर जो है वो भी एटॉम का ही बना हुआ है, एटॉम है तो उसमें दोनों चार्जेस होंगे, पॉजिटिव चार्ज भी होंगे और नेगेटिव चार्ज भी होंगे।
यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके अंदर जितने भी नेगेटिव चार्जेस होंगे ना वो सारे के सारे पॉजिटिव के टुवर्ड्स में क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर जाएंगे। तो यहाँ पे सारा क्या हो गया, नेगेटिव चार्जेस आ गया। डन, यहाँ पे सारा क्या आ गया, नेगेटिव चार्जेस आ गया। अब इस यही प्लेट के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी थे, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव की वजह से वो पॉजिटिव रिपेल हो जाएंगे, तो वो दूसरी साइड चले गए। इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। कल हमने डिस्कस किया था क्या, कि पर्टिकुलरली जो चार्जेस है उसका दो एंड पे चले जाना, ओके, बिकॉज ऑफ एनी रीजन दो एंड पर चले जाना, तो वो है पोलराइजेशन। तो यहाँ पर सारे नेगेटिव आ गए, यहाँ सारे पॉजिटिव आ गए, लेकिन अभी भी हमारा जो एम है वो तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है कि इसका पोटेंशियल कम करना है। अब हमने क्या किया कि ये जो प्लेट है उसको ग्राउंडेड कर दिया। क्या कर दिया, ग्राउंडेड, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे, क्या, अर्थिंग कर दिया, ओके। तो जैसे ये अर्थिंग का और से ग्राउंडिंग का सिंबल है, तो जैसे ही हमने ये ग्राउंडेड कर दिया तो क्या हुआ कि सारा का सारा जो नेगेटिव चार्ज है वो सारा सॉरी ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से ग्राउंडिंग है ना, तो सारा का सारा ये पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो गया, चला गया, ग्राउंड में चला गया। तो यहाँ बचा कौन सा सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ चला गया, ग्राउंड में चला गया, क्योंकि हमने अर्थिंग कर दी इसलिए। तो अब बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल जो होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल होगा वो है V, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा, यहाँ पे चार्ज क्या है, नेगेटिव, तो इसे माइनस क्यू लिखता हूँ, उसकी वजह से भी कोई पोटेंशियल होगा। जैसे अभी हमने बोला था कि V का फॉर्मूला क्या है, KQ/R। तो V पॉजिटिव, V हमारा पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या है, KQ/R, और V डैश नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या है, माइनस लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि K फिर Q, तो Q तो क्या है, माइनस Q, तो माइनस आगे आ गया KQ/R। डन। तो इसका पोटेंशियल क्या है, V, इसका पोटेंशियल क्या है, V डैश। डन। अब मान लो कि हमने ये पोटेंशियल को इसमें ऐड किया, मतलब ये प्लेट को इसके साथ ही रखा, ऐड किया, ऐड करोगे, ऑलरेडी माइनस है तो ऐड करोगे तो हमें एक V मिलेगा, विच इज इक्वल्स टू, इसको मान लो V1, ओके, विच इज इक्वल्स टू V1 माइनस V डैश। क्या हो गया, V1 माइनस V डैश। क्यों, क्योंकि हमने तो ऐड किया, लेकिन ये तो माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो V1 माइनस V डैश। तो हमारा जो नेट पोटेंशियल है, नेट पोटेंशियल वो क्या हो गया, कम हो गया। पहले नेट पोटेंशियल V यहाँ पे कितना था, सिर्फ V1 था, KQ/R, ओके, और अब क्या हो गया, ये प्लेट आने से क्या हो गया, उसमें से माइनस V डैश हो गया। मतलब ऐसा समझो, यहाँ पर टोटल पहले था 10, ओके, सिर्फ समझने के लिए, कितना था 10, और ये आ गया सपोज 2 माइनस 2, सो 10 माइनस 2 क्या हो गया, 8 हो गया। तो पहले 10 था, अब 8 हो गया, मतलब 2 की जगह बची ना, अब इसमें हम और चार्ज डाल सकते हैं। तो हमने इनडायरेक्टली इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी कि अब उसमें और चार्ज डाल सकते हैं। क्यों, पहले तो ये अकेला ही था, लेकिन ये नजदीक लाने से उसका पोटेंशियल कम हुआ, पोटेंशियल कम हुआ मतलब अब हम और चार्ज अंदर डाल सकते हैं, उसकी कैपेसिटी बढ़ गई। अंडरस्टूड, समझ में आया, ओके। तो ऐसे ही हम एक्सपेरिमेंट भी करने वाले हैं। देखो, द कंडक्टर में बी सो चार्ज्ड बाय कनेक्टिंग देम टू द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, बैटरी से कनेक्ट किया। Q is called the charge of the capacitor, though this in fact is the charge on one of the conductors, the total charge of capacitor is 0। अगर ये दोनों कंडक्टर की बात करें तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस 0 हो जाएगा टोटल चार्ज की बात करें तो। The electric field in the region between the conductor is proportional to the charge Q। वो तो है ही, इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी भी होगी वो क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी, किससे, चार्ज Q से। देखो यहाँ पर भी अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो वही चीज बोल रहे हैं, ओके। नाउ दैट इज इफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज से डबल्ड, the electric field also will be doubled at every point। मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड is proportional to Q। तो अगर ये चार्ज डबल हो गया, मतलब यहाँ पे Q था लेकिन 2Q हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। सिंपल है, ओके। नाउ
This follows from the direct proportionality between the field and the charge implied by the Coulomb's law and superposition principle. Now potential difference V is the work done per unit positive charge in taking a small test charge from conductor 2 to 1 against the field. Consequently, V is also proportional to Q and the ratio of Q by V is constant. मतलब क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा V मिला है, जिसने हमने कैपेसिटी उसकी बढ़ाई है, कैसे बढ़ाई है, ये दूसरा कंडक्टर उसके पास लाकर, तो ये जो पर्टिकुलर Q है हमारा, उससे जो हमारा V मिल रहा है वो क्वांटिटी हमेशा के हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और वो क्वांटिटी को ही हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस C. ओके, तो कैपेसिटर की कैपेसिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे, C से, और C क्या है, उसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस. मतलब हमारा डिवाइस है, क्या डिवाइस है, कैपेसिटर, उसकी कोई कैपेसिटी होगी ना कि कितना चार्ज कर सकते हो, तो उस कैपेसिटी क्या है, C. ओके, जैसे कि हमारी मोबाइल की बैटरी होती है, तो बैटरी की कैपेसिटी नहीं होती 2000 mAh, 4000 mAh, 5000 mAh, ऐसा बोलते हैं ना. फोन लेने से पहले डिस्कस करते हैं कि कितनी बैटरी है, अरे 10000 mAh की बैटरी है. या पावर बैंक लेना हो तो भी हम डिस्कस, मतलब स्पेसिफिकेशन अगर तुम देखो तो, कि भाई 2500 mAh है, 10,000 mAh है, मतलब जितना ज्यादा mAh होगा वो उसकी कैपेसिटी है, उतना ज्यादा वो चार्ज हो पाएगा. ओके, नहीं होता छोटी कैपेसिटी का पावर बैंक और एक बड़ी कैपेसिटी का पावर बैंक. फोन में भी होता है, एक ही ब्रांड के फोन है, लेकिन दोनों में बैटरी बैकअप डिफरेंट है. एक फोन चलता है 1 दिन, दूसरा फोन चलता है 2 दिन. ओके, और एक फोन चलता है 1 दिन, दूसरा फोन चलता है 2 घंटे सिर्फ. ओके, क्यों, क्योंकि उसमें जो बैटरी बैकअप है वो क्या है, डिफरेंट है. क्यों बैटरी बैकअप डिफरेंट है, अरे पैसों के हिसाब से देंगे ना, वो जिसमें ज्यादा पैसे देंगे वहां पे बैटरी बैकअप भी ज्यादा देंगे. तो बैटरी बैकअप मतलब क्या, उसकी कैपेसिटी. तो वैसे ही कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटेंस. ओके, तो यहाँ पर हम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिस्कस कर सकते हैं. C इज इक्वल टू Q बाई V. तो C को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अरे अगर हमने Q चार्ज लिया हुआ है, क्या, Q चार्ज. ओके, और चार्ज मतलब 1 कूलम. तो इफ वी आर चार्जिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज एंड उससे उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट जितना बढ़ रहा है, अगर हम 1 कूलम ऑफ चार्ज कर रहे हैं और उससे उसका पोटेंशियल कितना बढ़ रहा है, 1 वोल्ट बढ़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, 1 कैपेसिटेंस, और उसका यूनिट है फैराड. क्या है, फैराड. माइकल फैराडे द साइंटिस्ट के नाम पे से उनका नाम दिया गया है यूनिट का, क्या, फैराड. सबका यूनिट होता है. लेंथ है तो भाई मीटर. ओके, चार्ज है Q तो कूलम, वोल्टेज V है तो वोल्ट. ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है तो वोल्ट. तो वैसे ही कैपेसिटेंस C है तो उसका क्या है, फैराड. ओके, और फैराड को हम लिखेंगे कैसे, ऐसे F. और जनरली कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो फैराड तो है ही हमारा एक्चुअल यूनिट, लेकिन जनरल केस में हम क्या लेते हैं, माइक्रोफैराड. क्या लेते हैं, माइक्रोफैराड. जैसे कि तुम्हारा फैन का कैपेसिटर बिगड़ गया और वो रिपेयरर ने बोला भाई तुम ही लेके आओ, मैं लेने नहीं जा रहा हूँ. तो फिर तुम दुकान पे गए तो तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा, अरे एक फैन का कैपेसिटर दे दो. तो भाई अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं वो भी. ओके, तो हमें कैपेसिटी बतानी पड़ेगी. तो हम क्या बताएंगे, सपोज 25 माइक्रोफैराड का दे दो या फिर 40 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर दे दो, ऐसे. तो ये कैपेसिटी है. तो फैराड तो समझ में आ गया भाई. न्यू तो क्या है, 10⁻⁻6 माइक्रो. ओके, माइक्रो वो सब तो पता है ना सृष्टि. ओके, 10⁻⁻6 माइक्रो. अच्छा चलो, so C is equals to Q by V. The constant C is called the capacitance of the capacitor. C is independent of Q or V as stated above. तो भाई C independent है Q और V से. The capacitance C depends only on the कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. किसके ऊपर डिपेंड करता है, जियोमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, कि उसकी जियोमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, मतलब कि उसकी साइज कैसी है, उसका शेप कैसा है, और उनके बीच में कितना सेपरेशन है. वो जो कैपेसिटर है, 2 प्लेट ली थी ना हमने, तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, मतलब कितना सेपरेशन है. सेपरेशन मतलब क्या, डिस्टेंस. उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मार्क में पूछा जा सकता है. क्या कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, तो चार्ज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है. तो किसके ऊपर, भाई उसकी जियोमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन. मतलब क्या कि उसका पर्टिकुलरली से शेप कैसा है, उसका पर्टिकुलरली साइज कैसा है,
ओके, एंड उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और बोर्ड्स में भी। ओके चलो, सो द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज 1 फैराड, जैसे मैंने बताया। अ कैपेसिटर विद द फिक्स्ड कैपेसिटेंस इज सिंबॉलिकली शोन, मतलब कैपेसिटेंस को शो भी करना पड़ेगा ना, तो कैपेसिटेंस को कैसे शो करेंगे, ऐसे शो करेंगे, डन, ऐसे 2 डंडे से शो करेंगे किसको, कैपेसिटेंस को, और से कैपेसिटर को, कैपेसिटेंस को उसकी प्रॉपर्टी। ओके, तो कैपेसिटर को ऐसे शो करेंगे, जैसे कि हम 10th में रेजिस्टेंस को शो करते थे ऐसे, राइट 10th में इलेक्ट्रिसिटी में हम रेजिस्टेंस को ऐसे शो करते थे, तो वैसे ही कैपेसिटर को ऐसे शो करेंगे। ओके, तो जो अब हम सर्किट देखेंगे जो हमने इलेक्ट्रिसिटी में जो 10th में पढ़े थे, तो उसमें कैसे ऐसी रेजिस्टेंस वाली सर्किट थी, सेम वे कैपेसिटर वाली सर्किट देखेंगे। उसमें कैसे हमने देखा था कि रेजिस्टर्स इन सीरीज, रेजिस्टर्स इन पैरेलल, तो वैसे ही कैपेसिटर इन सीरीज। क्यों भाई ऐसे कैपेसिटर को भी क्यों सीरीज पैरेलल में रखना है, अरे सपोज फैन है, उसको ज्यादा कैपेसिटी की जरूरत है, तो भाई एक कैपेसिटर है उसको सपोज 100 माइक्रोफैराड की जरूरत है, और मेरे पास 100 माइक्रोफैराड का कोई कैपेसिटर नहीं है, लेकिन मेरे पास 25 माइक्रोफैराड के तो बहुत सारे कैपेसिटर है। अच्छा ठीक है, मुझे 100 की जरूरत है, तुम 4 दे दो। ओके, तो 25 25 25 25 टोटल हो गए 100। तो वो 100 को मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा, किसमें, सपोज सीरीज में कनेक्ट किया और पैरेलल में कनेक्ट किया, वो देखेंगे हम, सेम वे नहीं है जो रेजिस्टर में हम देखते थे, उसका ऑपोजिट है। जैसे कि तुम रेजिस्टेंस के बारे में लिखते थे, अगर रेजिस्टर आर इन सीरीज, तो रेजिस्टेंस कैसे लिखते थे, याद है, अगर सीरीज में हो तो नहीं, मतलब ऐसा समझो कि हमारा रेजिस्टर था R1 R2 और से R3, तो 3 थे हमारे पास। ओके, ये हमारा है 1, ये हमारा है 2 और ये हमारा है 3। अगर मुझे सीरीज में कनेक्ट करना हो तीनों को, तो क्या था फॉर्मूला, तीनों का सम, मतलब तीनों को लाइन में कनेक्ट कर दो, मतलब ये R1 फिर R2 और फिर R3 ऐसे। ओके, ऐसे कनेक्ट करते थे। ओके, और ये सब तो आया है ना, आता था ना मतलब तुम्हें। ओके, सो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये हम 10th में पढ़े थे वो है। अब यहाँ पे हम कैपेसिटर को भी सीरीज में लगा रहे हैं, मतलब ये हमने अभी बोला ना कि ऐसे डिनोट करते हैं, ये 1 ये 2 और ये 3, लाइक दैट। बट इसके जैसा नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा उल्टा है। कैसे उल्टा है, पैरेलल में जो था ना वो यहाँ पर है, तो पैरेलल में हमारा क्या था, 1/c इज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। जैसे यहाँ पर था 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो ये था पैरेलल के लिए, ये था सीरीज के लिए, लेकिन यहाँ पर ये है सीरीज के लिए। पैरेलल के लिए ये था, हमारा सीरीज के लिए ये है, उल्टा है। ओके, क्यों उल्टा है अभी जब हम समझेंगे तब डिस्कस करेंगे। हाँ, तो देखो, while the one with the variable capacitance is shown like this, मतलब कैपेसिटेंस को तुम ऐसे तो शो करोगे, वेरिएबल कैपेसिटेंस, वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सके, उसको हम ऐसे क्रॉस डंडी लगा के ऐसे शो करेंगे। अच्छा, चेंज कैपेसिटी जिसकी चेंज हो सके। ओके, जैसे कि हमने रेजिस्टर को तो ऐसे शो किया था, रेजिस्टर एक रेजिस्टेंस है, ओके, उसको ऐसे शो किया था कि भाई 5 ओम ऐसे बताते थे ना, लेकिन एक हम डिवाइस लेते थे रियोस्टेट, याद हो तो, रियोस्टेट मतलब रेजिस्टेंस को तुम वेरी कर सकते हो, तो उसके लिए फिर हम ऐसे डंडा लगा देते थे। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे वेरिएबल कैपेसिटेंस है। नाउ द इक्वेशन शोज दैट फॉर अ लार्ज C V इज स्मॉल फॉर अ गिवन Q। अरे वो तो समझ में आता है ना, C इज इक्वल टू Q बाई V है, तो मतलब क्या, अगर V ज्यादा होगा तो C कम होगा, V कम होगा तो C ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए। ये Q और C क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या, जितना चार्ज ज्यादा उतना कैपेसिटेंस ज्यादा, जितना चार्ज कम उतना कैपेसिटेंस कम। ओके, डायरेक्टली एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो आगे देखते हैं अब। This means a capacitor with a large capacitance can hold large amount of charge Q at a relatively small potential. This is of practical importance. High potential difference implies strong electric field around the conductors. A strong electric field can ionize the surrounding air and accelerates the charges so produced to the oppositely charged plates and thereby neutralizing the charge on the capacitor plates at least partially.
partly. In other words, the charge of the capacitor leaks away due to the reduction in the insulating power of the intervening medium. मतलब क्या बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा V होना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये अगर ज्यादा होगा तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ये फॉर्मूला से तो हम समझ सकते हैं कि अगर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. लेकिन वैसे भी हम समझ सकते हैं, ये तो फॉर्मूला से, वैसे भी हम समझ सकते हैं कि अगर V ज्यादा हुआ, पोटेंशियल ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी. ओके, जैसे अभी हमने समझा था कि ये जो V है वो V कैसे मिलेगा हमें, ये V था तो V की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने क्या किया कि भाई और चार्ज दो, और चार्ज दो. तो जितना ज्यादा V चाहिए तुम्हें उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल सप्लाई देनी पड़ेगी. तो अगर जैसे कि हम बोल रहे हैं ना कि जैसे एसी है तो एसी के लिए हम बोलते हैं 15 एम्पियर का लाइन वायर होना चाहिए, और से फैन है तो उसके लिए 5 एम्पियर का भी चलता है. ये बोर्ड है तो उसके लिए भी 15 एम्पियर चाहिए. सपोज वॉशिंग मशीन है, उसके लिए फ्रिज है, ओके, उसके लिए 15 एम्पियर चाहिए, अदरवाइज 5 एम्पियर इज इनफ. तो वैसे ही पोटेंशियल अगर बहुत ज्यादा हो तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल सप्लाई देना पड़ेगा. लेकिन इतना ज्यादा अगर इलेक्ट्रिकल सप्लाई अगर हम देंगे तो वो क्या करेगा, आसपास की एयर को आयोनाइज कर देगा, और आसपास की एयर को आयोनाइज कर देगा तो आयोनाइज्ड पार्टिकल्स ऑफ एयर यहां पर आकर इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे और कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ओके, तो हम फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं कि भाई V बढ़ेगा तो C कम हो जाएगा, और इस सेंस में भी समझ सकते हैं कि आयोनाइजेशन ऑफ एयर हो जाएगा और कैपेसिटेंस कम हो जाएगा. So the maximum electric field that a dielectric medium can withstand without breakdown is called its dielectric strength. For about air, it is 3 into 10 raised to 6 volt per meter. Dielectric strength क्या है, फिर से बता रहा हूँ, जूमी कल तुम भी नहीं थी. So the maximum electric field that a dielectric medium यही नहीं पता तो वो बताता हूँ. Dielectric medium yesterday we have discussed. Dielectric मतलब क्या, डाइइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर. पहले तो ये समझ लो, डाइइलेक्ट्रिक मतलब क्या, इंसुलेटर. अब ये ऐसे इंसुलेटर है स्पेशल टाइप के कि जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाए, ओके, तो उनके अंदर भी इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, इंड्यूस हो जाएगी. ओके, और जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिकल फील्ड है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी. दैट वी हैव डिस्कस्ड, कल बहुत बड़ा टॉपिक था. जैसे कि कोई ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड E है और ये हमारा डाइइलेक्ट्रिक है. ओके, तो ये सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, लेकिन ये ऐसा सब्सटेंस है कि इसको अगर मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रख दिया तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी. कौन सी डायरेक्शन में, ये जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पर. ओके, तो ये बोलेंगे हम EP. क्यों EP, क्योंकि यहाँ पे पोलराइजेशन हो रहा है. क्या पोलराइजेशन हो रहा है, इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चले जाएंगे, तो यहाँ सारे पॉजिटिव चार्जेस चले जाएंगे और यहाँ सारे नेगेटिव चार्जेस चले जाएंगे. इलेक्ट्रिकल फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड EP जनरेट हो गई. ये इलेक्ट्रिकल फील्ड थी इसलिए, अगर E नहीं होती तो EP जनरेट होती ही नहीं. लेकिन E के अंदर जैसे कि यहाँ पर ये डाइइलेक्ट्रिक पड़ा हुआ है, उसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं. उसमें जहाँ पॉजिटिव चार्ज सपोज यहाँ पर है वहीं पे नेगेटिव चार्ज है. ओके, लेकिन जैसे ही उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा उसमें पोलराइजेशन हो गया, पॉजिटिव चार्जेस एक साइड आ गए, नेगेटिव चार्जेस एक साइड आ गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई. ऐसे मीडियम को हम बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक मीडियम. डन. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. तो क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम. मतलब द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकडाउन इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. मतलब मैक्सिमम E जो मैक्सिमम होगी, ओके, कि मैक्सिमम इतना इलेक्ट्रिकल फील्ड हम अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज्यादा कर सकते नहीं है, वही मैक्सिमम को हम क्या बोलेंगे, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलेंगे. ओके ओके, चलो. For a separation between the conductors of the order 1 centimeter or so, this field corresponding to the potential difference 3 into 10 raised to 4 volt between the conductors. Thus, for a capacitor to store a large amount of charge without leaking, its capacitance should be high enough so that the potential difference and hence the electric field do not exceed the breakdown limits. मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर मुझे हायर कैपेसिटी का कैपेसिटर चाहिए तो क्या होना चाहिए, तो C इज इक्वल टू क्या,
Q बाई V। तो अगर हायर कैपेसिटी का कैपेसिटर चाहिए, मतलब कैपेसिटेंस जिसका हाई हो, तो ज्यादा Q आएगा, और ज्यादा Q आएगा तो हमारा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये कैसे मिलेगा, जिसके लिए E भी देखो, E और उसके बीच में क्या फॉर्मूला है, E इज इक्वल्स टू से V बाई डी, ये फॉर्मूला है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय उसका डिफरेंस। वैसे एक्चुअल फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr, ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला था जो हम लर्न किए थे वो, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, माइनस dV बाई dr। ये माइनस क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जिस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये वो शो कर रहा है। और dr क्या है, डिस्टेंस, तो उसी को ये माइनस साइन तो वही शो कर रहा है कि ये ज्यादा हो रहा है तो ये कम हो रहा है, तो माइनस साइन हटा दे, और dv तो छोटा है तो एक पोटेंशियल ले ले v, और dr भी छोटा डिस्टेंस है उसको बड़ा डिस्टेंस d ले ले, सो E इज इक्वल टू क्या मिलता है, v बाई डी। तो जितना E ज्यादा उतना v भी ज्यादा मिलेगा हमें। ओके, तो एक पर्टिकुलर E हमें मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम को ही हमने क्या बोला था, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ओके, सो वही चीज बता रहे हैं। Put differently, there is a limit to the amount of charge that can be stored on a given capacitor without significant leaking। मतलब एक कैपेसिटी फिक्स है कि इतना चार्ज तो तुम उसके अंदर रख ही सकते हो, अब कोई लीकिंग होगी नहीं। ओके, इन प्रैक्टिस ऑफ फैराड इज अ वेरी बिग यूनिट। भाई इन प्रैक्टिस तो फैराड बहुत बड़ा यूनिट है, मैंने पहले ही बताया ना, इसलिए हम फैराड नहीं यूज करते, माइक्रो फैराड यूज करते हैं। Okay, so farad is a big unit. The most common units are its sub multiples, say microfarad मतलब 10 raised to minus 6, nano मतलब 10 raised to minus 9। तो वो तो हम पढ़े हुए ना, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेको, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ऐसा था पूरा। ओके, हाँ, तो मतलब 10 raised to minus 18 तक का आता था, लेकिन तुम्हें एटलीस्ट 12 तक का तो आना ही चाहिए। ओके, उस दिन भी बताया था। किलो मतलब क्या, 10 raised to 3। मेगा मतलब क्या, 10 raised to 6। तो किलो, मेगा, गीगा, गीगा मतलब 10 raised to 9, एंड टेरा, टेरा मतलब 10 raised to 12। ये हो गए प्लस। अब माइनस, मिली मतलब 10 raised to minus 3, माइक्रो मतलब 10 raised to minus 6, नैनो मतलब 10 raised to minus 9, एंड क्या हुआ, क्या क्या आया, मिली आ गया, माइक्रो आ गया, नैनो आ गया, एंड मिली, माइक्रो, नैनो एंड पिको, पिकोमीटर, पिकोमीटर नहीं बोलते, 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10 raised to minus 12 मीटर। ओके, तो ये माइनस में भी मतलब प्लस 12 से माइनस 12 तक तुम्हें पता होने चाहिए। ओके, तो क्या क्या देखा हमने, ये याद रहना चाहिए क्योंकि यूनिट कन्वर्जन में काम आएगा। 10 raised to 3 मतलब क्या, किलो, और 10 raised to minus 3 मतलब मिली। ओके, फिर 10 raised to 6 मतलब मेगा, और 10 raised to minus 6 मतलब माइक्रो, 10 raised to minus 9 मतलब नैनो, 10 raised to minus 12 मतलब पिको। ओके, एंड 10 raised to 9 मतलब गीगा, एंड 10 raised to 12 मतलब टेरा। ओके, तो ये तुम्हें यूनिट कन्वर्जन में आएगा। हाँ, चलो। So besides its use in storing charge, a capacitor is key element in most AC circuit with important functions as described in chapter 7। मतलब आगे भी हम देखेंगे कि कैपेसिटर कहाँ यूज होता है। ओके, तो इन शॉर्ट कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, और उसकी कैपेसिटी कैसे शो करते हैं, C ओके इज इक्वल्स टू Q बाई V। मतलब उसको हम चार्ज करेंगे और हमें पोटेंशियल, मतलब जब जरूरत होगी तब हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलेगा। डन। ओके, तो समझ में आ गया। ओके, डन। चलो नेक्स्ट थियरी देखते हैं।